स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज के चुनावी चौसर में हम दिन भर की राजनीतिक गतिविधियों पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। यहां तक कि अब व्यक्तिगत बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। भाजपा की तरफ से रोहिणी आचार्य पर बड़ा आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि उन्होंने किडनी अपने पिता को दी है या नहीं दी है, इस बात की जांच होनी चाहिए। वहीं पप्पू यादव जो है उनको अजीत सरकार का हत्यारा बताया जा रहा है। कहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में दंगा हो जा रहा है, तो तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आइए इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, रोहिणी आचार्य प्रचार कर रही हैं चुनाव को लेकर और बार बार वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी है। इसको लेकर भाजपा की तरफ से निशाना साधा गया है और अब सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि उन्होंने किडनी दी है या फिर नहीं दी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर रोहिणी आचार्य ने किडनी दी है नहीं दी है, इस पर भाजपा अगर सवाल उठा रही है, भाजपा की प्रवक्ता सुहेली मेहता अगर ऐसी बात कर रही है तो बहुत ही गंभीर बात है। और भाजपा को चाहिए कि अगर इतने गंभीर और सेंसेशनल मुद्दे पर वो कोई आरोप लगा रही है तो उसको उसका प्रमाण भी देना चाहिए। एक बेटी अपने बाप को किडनी दी है, उस पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो आपके पास उसके पुख्ता प्रमाण होने चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए कि आखिर जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ लालू जी का, उसमें किडनी किसका था, आपके पास है उसका कोई प्रमाण? केवल आरोप लगा देना और जांच होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इतनी मतलब जुड़ी हुई, मतलब एक रिश्ते से जुड़े हुए मामले को आप इतने हल्के में आप जांच की मांग कर रहे हैं। भाजपा जैसी पार्टी ऐसा कर रही है, ये शोभा देता है क्या? अगर आप रख देते, मेडिकल रिपोर्ट लिख देते कि पर्टिकुलर आदमी ने दिया है, उसके बाद आप आरोप लगाते तो बात समझ में आती। लेकिन ये कौन सी बात हो गई भाई? सर, अब उनके प्रवक्ता की तरफ से जब यह अलग राग छेड़ दिया गया है तो क्या लगता है कि इसको मुद्दा बनाएगी भाजपा आगे? जरूर बनाएगी। भाजपा क्या मुद्दा बनाएगी? तो रोहिणी आचार्य ही मुद्दा बना देगी उसको मुद्दा। भाजपा तो जो करेगी, उसको जो करना था वो तो भाजपा कर ही दी। आरोप तो लगा ही दी कि जांच होनी चाहिए। अरे भाई, जांच कौन करेगा इसकी? उसके लिए सीबीआई बैठेगी, ईडी बैठेगा, कौन बैठेगा उसके लिए? सवाल है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और आरोप क्या लगाना है, ये तो भाजपा को तय कर लेना चाहिए ना। किडनी एक बेटी अपने बाप को दी, उसके बाप की जान बची है। अब इतने सेंसिटिव इशू को आप एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, अच्छी बात तो नहीं ना है। आपके पास अगर कोई प्रमाण होता, उसके बाद आप ये आरोप लगाते तो फिर समझ में आती कि हाँ, रोहिणी आचार्य झूठ बोल रही है। लेकिन आपके पास कागज़ कुछ नहीं है, आप आरोप लगा रहे हैं। सर, चुनाव करीब है और राजनीतिक बयानबाजियां तो चल रही है, लेकिन लोगों के व्यक्तिगत जीवन पे भी बयानबाजियां की जा रही है, जैसे कि रोहिणी आचार्य पे किया गया और पिछला जो भी हिसाब है उसे भी आगे निकाला जा रहा है चुनाव में। जैसे कि पप्पू यादव पर आरोप लगा है कि अजीत सरकार के वो हत्यारे हैं, यह बातें कही गई हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये चुनाव होता है तो पुराने पन्ने पलटे जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। अजीत सरकार हत्याकांड में एक्यूज रहे हैं पप्पू यादव, वो जेल में भी रहे हैं, न्यायालय से भी उनको न्यायालय से राहत मिली है। तमाम चीज़ पूर्णिया के सारे लोग जानते हैं, इसको कोई नई बात नहीं है। लेकिन मौका चुनाव का है तो चुनाव के मौके पर ये बात कहनी है। तो कहा जा रहा है कि वो हत्यारे हैं। अरे भाई, कोई 20 साल पहले हत्या हुई अजीत सरकार की, उसमें तमाम चीज़ें हुई, न्यायालय की प्रक्रिया हुई, सज़ा हुई, बाहर है पप्पू यादव, तो उसका तो सब चीज़ है ना सामने, जनता के सामने। उसको आज ये उठाने की ज़रूरत क्या है कि आप हत्यारा है या क्या है? ये तो अदालत को तय करना है ना भाई, हम आप तो तय कर नहीं सकते हैं। तो आप जज के रूप में सुना रहे हैं, आप एक सिंपैथी ये लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव जैसे लोग को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए पूर्णिया से। आप फैक्ट पर बात करिए ना, फैक्ट पर बात क्यों नहीं हो रही है? पूर्णिया के इशू पर बात क्यों नहीं हो रही है? पूर्णिया के गरीबी पर बात क्यों नहीं हो रही है? पूर्णिया के पलायन पर बात क्यों नहीं हो रही है? आप इंडिविजुअल एसोसिएशन क्यों कर रहे हैं किसी का? कल वो भी आप पर कोई आरोप लगा देंगे पप्पू यादव कि संतोष कुशवाहा तो ये थे, बीमा भारती तो ये थी, तो इसी से चुनाव होगा क्या? सर, अब चुनाव करीब है और पप्पू यादव पर उनके वहां पे जो विरोधी है पूर्णिया में, उनके तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? पड़ता है। देखिए, पब्लिक की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। पब्लिक को जब लगता है, अब देखिए नई पीढ़ी,
उसको पता नहीं है कि अजीत सरकार कौन थे, कैसे उनकी हत्या हुई, उस समय पूर्णिया का क्या माहौल था, बिहार की सिचुएशन क्या था, वो नहीं जानते हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या सेकंड टाइम वोटर हैं, उनको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, पप्पू यादव तो ये है, हत्यारा है। तो एक दिमाग में बात तो चली जाती है ना, जब वो भीतर जाएगा खबरों का तब उसको पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ था उस मामले में, कैसे पप्पू यादव अरेस्ट हुए थे, जेल गए थे, तब तमाम चीज़ें आएगी। लेकिन एक ऑल ऑफ सडन तो उसके दिमाग में चला ही जाता है और वोटर तो प्रभावित होते हैं। इस तरह के आप सनसनीखेज आरोप लगाएंगे तो वोटर तो प्रभावित होता ही होता है इस सब चीज़ों से। सर, फर्स्ट फेज के चुनाव में अभी 10 दिन का समय बचा हुआ है और नवादा की अगर सीट की बात करें तो वहाँ पे 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन विनोद यादव को लेकर कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उनके पास वोटर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि इसका असर महागठबंधन पे पड़ेगा? पड़ रहा, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ विनोद यादव का, असर तो उसी दिन से पड़ना शुरू हो गया। देखिए, जो ताकत है आरजेडी की माई की, जब माई ही बिखर जाएगा तो फिर आरजेडी का कैंडिडेट जीतेगा किसके भरोसे? सरवन कुशवाहा केवल कुशवाहा वोट से तो जीतेंगे नहीं, उनको तो और चाहिए, माई का वोट चाहिए था और एडिशनल वोट चाहिए था, तब उनके पास वोट कहाँ बच रहा है। दूसरी तरफ विवेक ठाकुर हैं, उनका वोट एकजुट है, प्रधानमंत्री रैली कर चुके हैं वहाँ पर आके नवादा में। तो जिस तरह से दो दो विधायक, एक एमएलसी विनोद यादव के पक्ष में घूम रहे हैं कि भाई इनको वोट दीजिए, आरजेडी का आला कमान चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, या कहिए कि इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि विनोद यादव की भाभी को और भतीजे को रोक सके कि भाई आप क्यों जा रहे हैं। आप पप्पू यादव पर कार्रवाई की बात करते हैं पूर्णिया में कि वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, गठबंधन विरोधी काम कर रहे हैं, लेकिन नवादा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नवादा में विनोद यादव कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, विभा जी कैसे उनके चुनाव प्रचार में जा रही हैं, वो जो ये हैं प्रकाश वीर जो उनके विधायक हैं वो कैसे जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। गठबंधन का प्रत्याशी सरवन कुशवाहा है तो ये लोग अलग राग क्यों अपना रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को देखना होगा ना, एक तरफा तो चलेगा नहीं चीज़ें। क्या लगता है सर, नवादा पर विनोद यादव को कौन टक्कर देगा? दूसरे नंबर का प्रत्याशी अगर बनने की संभावना किसके? देखिए, हमने जब चुनाव शुरू हुआ था आत्मजा जी, उस समय भी हम लोगों ने चुनावी चर्चा में ये कहा था कि लड़ाई आमने सामने की हो जाएगी वहाँ पर। विनोद यादव, आपको याद भी होगा, विनोद यादव वर्सेस जो है विवेक ठाकुर ही होना है वहाँ पे। सरवन कुशवाहा अब दौड़ में बहुत पीछे जा रहे हैं, अब वो तभी आगे आएंगे जब तेजस्वी यादव, लालू यादव वहाँ पर कैंप करेंगे, विनोद यादव को समझाएंगे कि भाई आप समर्थन करिए इनका, जो अब होना नहीं है, चीज़ें बहुत आगे जा चुकी है नवादा में। सर, गया में चुनाव प्रचार करने जीतन राम मांझी पहुंचे और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ और ऐसा कहा जा रहा है कि राजद के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हमला किया। तो क्या लगता है वाकई में राजद के कार्यकर्ता ये हरकत किए हैं या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश है? देखिए, इसकी जांच हो रही है कि जो लोग 10 लोग थे, 12 लोग थे, प्रचार वाहन को उन्होंने फाड़ दिया, बैनर पोस्टर फाड़ दिया, हल्की मारपीट भी हुई है। जांच हो रही है कि वो आरजेडी के लोग ही थे क्या। लेकिन जो भी लोग थे, हम बराबर कहते हैं कि चुनाव के दरमियान अगर इस तरह की चीज़ें होती है ना तो बदनामी बिहार की होती है। आप मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि मारपीट कर रहे हैं, बैनर फाड़ रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, कल वो फाड़े हैं, राजद वाले फाड़ रहे हैं, कल एनडीए वाले फाड़ देंगे। क्या लगता है, आप उनके इलाके में जाइएगा, उनका बैनर पोस्टर फाड़ देंगे। तो इमेज, एक बिहार का ओवरऑल इमेज क्या बन रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो अगर इसी तरह से चुनाव लड़ना है तो समझिए क्या करना है। सर, अभी 2 महीने तक लगभग चुनाव चलेगा और जैसा कि गया में देखा गया कि 2 पक्षों में आपसी भिड़ंत हो गई, तो क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से करवाई जाती है या फिर कार्यकर्ता अपने मन से कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता है, कोई भी बड़ी पार्टी इस तरह से चीज़ें नहीं करती है। एक मोमेंटम बनता है, गांव में कभी गए, 10 युवक हैं, वो अलग मूड में हैं, उन्होंने विरोध कर दिया, उनकी बात आप नहीं माने। बहुत बार क्या होता है कि प्रचार गाड़ी गई, उस पर दूसरे नेता का प्रचार हो रहा है, उनको बुरा लग जाता है तो वो बंद कर देते हैं। बहुत बार क्या होता है कि तेज़ आवाज़ में जा रहे हैं, आपने कहा कि अरे थोड़ा धीमा कर दो, ये ज़मीन की बात हम बता रहे हैं, अगला आदमी धीमा नहीं करता है तो वो मार पिटाई हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें चुनाव प्रचार के दौरान जब हम लोग जाते हैं चुनाव प्रचार में तो देखते हैं। लेकिन अगर इंटेंसली कोई चीज़ होता है वो गलत चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि कोई पार्टियां ऐसा कराती है क्या, अगर वो नौबत आएगी तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। एक्सीडेंटल कोई कहीं कुछ हो गया
वो तो अलग कहानी है, लेकिन इंटेंशनली ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। सर, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को महागठबंधन में 3 सीटें मिली है और अब ऐसी खबरें आ रही है कि झंझारपुर से उन्होंने गुलाब यादव को टिकट देने की बातें सामने आ रही है। क्या लगता है कि उन पे भरोसा जताया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर गुलाब यादव ही क्यों? देखिए, मुकेश सहनी की जो 3 सीटें दी गई है, पहले दिन से कहा जा रहा है कि वो तीनों सीटें जो है लालू प्रसाद के सहमति से ही भरी जाएगी। अब गुलाब यादव की आपने चर्चा कर दी, उनकी बेटी जो है बिंदु गुलाब यादव, वो भी दौड़ में है। दोनों में से किसी को एक टिकट मिल सकता है। बात काफ़ी आगे लेवल तक जा चुकी है, लेकिन सवाल फिर वही सवाल जो हम कल उठा रहे थे आपके चैनल पर, वही सवाल है कि मुकेश सहनी ऐलान करते हैं कि हम कार्यकर्ता को टिकट देंगे, तो मुकेश सहनी को ये बताना पड़ेगा कि गुलाब यादव और बिंदु गुलाब यादव वीआईपी पार्टी की कार्यकर्ता हैं क्या। अगर वो साबित कर देंगे तब तो उनके बयान का कोई महत्व रह जाएगा। ये तो साबित करना पड़ेगा ना आत्मजा जी कि वो कार्यकर्ता हैं। जब आप ऐलान कर रहे हैं मीडिया के सामने, प्रेस के सामने कि वीआईपी का कार्यकर्ता ही तीनों सीट पर लड़ेगा, और जैसी चर्चा है गुलाब यादव या उनकी बेटी को लेकर कि उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो इनको तो साबित करना पड़ेगा कि गुलाब यादव और बिंदु गुलाब यादव 3 साल से मुकेश सहनी का झंडा ढो रहे थे, कार्यकर्ता थे उसके, ये तो बताना पड़ेगा ना। सर, गुलाब यादव को लेकर वहां पे झंझारपुर में काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। मुकेश सहनी मल्लाह आरक्षण की बात करते हैं और फिर अगर गुलाब यादव को टिकट दे देते हैं तो क्या लगता है कि झंझारपुर की जनता, जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि विरोध जता रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, मुकेश सहनी के लिए ये कंपल्सन है कि 3 में से 1 सीट वो अपने मल्लाह समाज को दे। तो झंझारपुर में तो मामला गड़बड़ा रहा है अगर गुलाब यादव आ जाएंगे। गोपालगंज तो रिजर्व सीट है, वहाँ दे नहीं सकते हैं वो, तब 1 ही सीट बच जाती है ना उनके लिए, मोतिहारी में तो फिर उनको कंपल्सन है देना। लेकिन मोतिहारी में तो और बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, वहाँ तो झंझारपुर से भी बड़े बड़े धनपशु और बाहुबली सब वहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ क्या इन परिस्थितियों में मुकेश सहनी मल्लाह को दे पाएंगे टिकट क्या? फिर निषाद आरक्षण तो अपनी जगह पर है, पहले 3 सीट पर तो आरक्षण दे के दिखा दें, 1 सीट दे के, तब माना जाएगा कि भाई निषाद आरक्षण का असली हकदार और झंडा ढोने वाले मुकेश सहनी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, लोकसभा चुनाव करीब है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, आपसी झड़प भी हो रहे हैं लोगों के, कार्यकर्ताओं के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि इस बात को लेकर बहस चल रही है कि मुकेश सहनी जो मल्लाहों के आरक्षण की बात करते हैं, वह किस सीट से मल्लाह को टिकट दे रहे हैं। पहले इन 3 सीटों पर क्या मल्लाहों को आरक्षण दिला पाएंगे? तमाम तरह के सवाल जो है वो बिहार की राजनीति में चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मुकेश सहनी किसी एक सीट पर भी मल्लाह को आरक्षण दे पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि जिस तरह की व्यक्तिगत बयानबाजियां की जा रही है, लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव में इस तरह के आरोप लगाए जाने चाहिए या और लगाए जा रहे हैं तो यह कहां तक सही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।